फैक्ट्स आर सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फैक्ट तो इसने खुद ही बता दिया कि ब्लू हेवंस लिमिटेड एक्वायर 75% ऑफ ऑरेंज काउंटी लिमिटेड, ठीक है, और एंड ब्लू हेवन लिमिटेड पेज 4,500 lakhs फॉर द शेयर्स। एक्चुअली मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये एक क्वेश्चन है, उसका सी पार्ट है। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, ये कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं है, उसका ही थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन है, तो ये सी पार्ट है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट पे जाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इसमें क्या रखा है कि 31 मार्च 2002 को जो ब्लू हेवंस लिमिटेड है वो एक्वायर कर लेती है ऑरेंज काउंटी लिमिटेड के 100% शेयर, कितने में 6,000 लाख कैश दे करके। बट जो क्वेश्चन नंबर 4 है फर्दर, मतलब या जिसे हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, उसमें क्या रखा है कि हमें सिर्फ 75% ही कंसीडर करना है। तो और क्वेश्चन नंबर जो 3 का सी है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, उसमें भी यही लिखा हुआ कि 75% ही कंसीडर करना है। यानी इसको हम थोड़ा सा रीड्राफ्ट करके पढ़ते हैं कि 31 मार्च 2002 को ब्लू हेवंस लिमिटेड ने ऑरेंज काउंटी लिमिटेड के 75% ऑर्डिनरी शेयर्स एक्वायर कर लिए, ठीक है। और एक्विजिशन के बाद की जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है 31 मार्च 2002 की, वो दोनों की ये रही। और देखो यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू भी दिखा हुआ है कि इसकी फेयर वैल्यू में गेन आया है, इन्वेंटर की फेयर वैल्यू में गेन आया, बाकी सबकी फेयर वैल्यू सेम है। यानी यहाँ पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी हमें दे रखी है, ठीक है। इस पार्ट को इतने रखो, यानी एक तरीके से ये ओपनिंग बैलेंस शीट होगी हमारे लिए। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी जो 3 का सी पार्ट है, वो उसके लिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट की तरह काम करेगी। हम यहाँ से हमें इसकी फेयर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी उठाने की, ठीक है। तो वापस यहाँ पर आ जाते हैं हम कि वही कि 75% उसने एक्वायर कर लिया, और एक साल यानी अब 31 मार्च 2003 की बैलेंस शीट है। तो यानी वो कौन सी बैलेंस शीट है, वो ओपनिंग थी, और ये कौन सी हुई, ये क्लोजिंग है, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस शीट में ही हमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दे रखी है, यानी कुछ एडजस्टमेंट वहाँ पे दे रखी है और कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे दे रखी है। तो हमें दोनों एडजस्टमेंट कंसिडर करनी है। ये बैलेंस शीट है, ये पेंडल भी दे रखा है साथ में। अब यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट दे रखी है कि ब्लू हेवंस लिमिटेड की जो गुडविल है, जैसे गुडविल उसने एक्विजिशन कब करी थी, 31/3/2002 को। अब कौन सी डेट चल रही है, आप चल रही है 31/3/2003, यानी एक साल आगे। एक साल के अंदर जो गुडविल है वो इम्पेयर हो गई। कितनी इम्पेयर हो गई, 98 रुपीज़ से इम्पेयर हो गई। और जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, जिसमें कि बिल्डिंग एंड अदर PPE लिखा हुआ है, तो उसमें जो मेजर जो फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट है वो बिल्डिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। और जो बिल्डिंग की जो एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ है, जो जब हमने एक्वायर किया था तब 20 साल थी। एक्विजिशन के समय पे बिल्डिंग की जो यूज़फुल लाइफ जो हमने रीएस्टिमेट करी थी वो 20 साल की थी, और स्क्रैप वैल्यू उसकी 0 थी। यानी जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा, जिसमें कि जो रेसिडुअल वैल्यू होगी वो 0 होगी। और ये स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन PPE के लिए भी लगेगा, ये बोल रखा है। रेसिडुअल वैल्यू देखो बिल्डिंग के केस में 0 है, और स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करता है ये PPE के लिए। और PP में क्या है, बिल्डिंग एंड अदर्स है, ठीक है। फिर एक एडजस्टमेंट आपको ये पता चल गई, मतलब एक ये एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। एक एडजस्टमेंट यहाँ पे थी कि 98 रुपये से एक गुडविल इम्पेयर हो गई है। थोड़ी सी फेयर वैल्यू, जो बिल्डिंग की जो फेयर वैल्यू जो हमने निकाली थी 31 मार्च 2000 ओपनिंग वाली शीट में, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करते हैं। 20 साल की मतलब वो है, या टोटल एस्टिमेटेड लाइफ है, तो हम डेप्रिसिएशन मतलब पर साल का कितना हुआ PPE का वो निकाल सकते हैं। उसके लिए इन्फॉर्मेशन देखिए डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। फिर और जो भी इन्वेंट्री जो थी ऑरेंज काउंटी लिमिटेड की, वो बिक गई है इस साल के अंत तक, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करना है। यहाँ में ये 3 चीज़ें दे रखी है, 1, 2 और ये 3, ठीक है। और बाकी कुछ एडजस्टमेंट वहाँ पे शुरू में दे रखी है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले सब्सिडरी का किससे शुरू करता है, शेयर कैपिटल से शुरू करता है। सब्सिडरी की शेयर कैपिटल है कितनी, 2000। ये ऑरेंज काउंटी की ना 2000, तो 2000 टोटल कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हम जाते हैं अदर इक्विटी पे। तो अदर इक्विटी में
देखो इधर इक्विटी क्या है इसकी, दो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 2850 का। देखो क्लोजिंग बैलेंस है, डिविडेंड की कोई बात की नहीं है तो नील होगा डिविडेंड, यानी टोटल 2850 हो गया। इसमें से ओपनिंग बैलेंस हम सबसे पहले निकालते हैं। तो ओपनिंग अगर आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, इसमें ओपनिंग है 2300, ओपनिंग हो गई, यानी करंट ईयर की कितनी हुई 550। ठीक है, यानी ओपनिंग कौन सी होती है, ओपनिंग तो प्री वाली होती है ना, तो ये प्री हमने डाल दिया, करंट ईयर की 550। अब ये करंट ईयर में से प्री कितना पोस्ट कितना है, तो साल के शुरू में ही जो था वो एक्विजिशन हो गया था, तो करंट ईयर की जितनी भी प्रॉफिट होगी वो एक्विजिशन के बाद की ही तो है ना, तो इसलिए इधर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया 550। तो यानी प्री एक्विजिशन सिर्फ 2300 और पोस्ट एक्विजिशन 550, वो हमने देखो यहाँ पे लिख दिया है। प्री एक्विजिशन 2300, पोस्ट एक्विजिशन 550 आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद अब हमने शेयर कैपिटल कर लिया, फिर हम अदर इक्विटी पे चल गए। अब हम एडजस्टमेंट्स पाते हैं कि उसमें एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है। तो एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट सबसे पहले यहाँ से उठाएंगे, फिर कुछ वहाँ से उठाएंगे। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से एडजस्टमेंट उठा लेते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन गेन आ रखा है 300 रुपये का, तो रिवैल्यूएशन गेन हमने डाल दिया 300 रुपये का। फिर अब ये जो रिवैल्यूएशन है इसके ऊपर डेप्रेशन भी तो लगाते हैं ना, तो कितना तो हमने एक शॉर्टकट देखा था डेप्रिसिएशन लगाने का, लेकिन वो जो शॉर्टकट था वो हम तब यूज़ करते हैं जब जो एक्विजिशन है वो साल के किसी बीच में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर होती है, बट ये इनिशियली हो रही है, शुरू में ही मतलब एक्विजिशन हो गया, तो वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुई है, वो साल के शुरू में ही हो गई है। यानी ये एडजस्टमेंट हमने हो गई। अब आते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी 100 रुपये का गेन है। इन्वेंट्री में भी हमने यहाँ पे 100 रुपये का गेन लिख दिया है। बट जो क्लोजिंग बैलेंस शीट हमने उसमें देखा था कि उसमें क्या रखा था कि सारी की इन्वेंट्री जो है वो बिक गई है। अब सारी की सारी इन्वेंट्री बिक गई तो गेन रिकॉर्ड करने का कोई मतलब होता नहीं, तो हमने गेन को कर दिया रिवर्स। ठीक है, रिवर्स किया इसलिए इधर ब्रैकेट लेस किया, अमाउंट डेप्रिसिएशन में लेस किया, बाकी सब ऐड किए इसलिए पॉजिटिव नंबर है, जबकि डेप्रिसिएशन और रिवर्सल में लेस करना होता है, इसलिए हमने इधर इसको नेगेटिव दिखा रखा है। ये हो गया। इसमें कोई फेयर वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ इन्हीं दो फेयर वैल्यू में चेंज है। इसमें 300 रुपये का इंक्रीज़ है, इसमें 100 रुपये का इंक्रीज़ है। ठीक है, यहाँ वाली सारी एडजस्टमेंट हो गई हमारी। अब हम आते हैं क्लोजिंग में। क्लोजिंग में देखो तो हाँ, एक एडजस्टमेंट देखें कि गुडविल जो है इम्पेयर हो रखी है। तो गुडविल की इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट कहाँ करते हैं, हम करते हैं जो होल्डिंग कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी में लिखते हैं। तो गुडविल की इम्पेयरमेंट कितनी हो रखी है 98 की, तो टोटल में हमने 98 लिख दिया। फिर डेप्रिसिएशन रिलेटेड कुछ बातें दे रखी थी। ये अभी ये कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन की निकालने के लिए, तो ये किसी काम की है नहीं। इन्वेंट्री सारी बिक गई, इसकी एडजस्टमेंट हमने कर दिया नहीं है, इसका भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यानी सब्सिडरी की सारी जितनी भी एडजस्टमेंट थी सारी की सारी हमने कर ली, ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं होल्डिंग पे। होल्डिंग में हम शुरुआत कैसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो होल्डिंग कंपनी ने कितने की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सब्सिडरी में कर रखी है 4500 की, तो हमने इधर 4500 टोटल के कॉलम में लिख दिया और इसे हमने किया नेगेटिव फिगर में। ठीक है, वो कारण तो सब लॉजिक तो पता ही है, मैंने बता ही रखा ना कि इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव क्यों करते हैं कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोज़ में। फिर हम आते हैं इसकी, जैसे हम शेयर कैपिटल के बाद इसकी अदर इक्विटी पे आए, उसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट के बाद इसकी सीधा अदर इक्विटी पर आता है। अदर इक्विटी में क्या है, इसका रिटेन अर्निंग ही तो है 11,000 का, 11,000 लिख दिया। गुडविल की इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट हमने डाली दी है इसमें। अब हम इसे अलोकेट करते हैं अब इसको। ठीक है, तो इसको अलोकेशन में सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है PCNCI गुडविल। पीसी मतलब इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग, है ना। होल्डिंग ने जितना पीसी दिया मतलब होल्डिंग ने कितना इन्वेस्ट किया आपके अंदर। एनसी हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये फुल गुडविल है। जब तक क्वेश्चन नहीं कह रखता तब तक हम इसको फुल गुडविल मानते, पार्शियल गुडविल नहीं मानते। ठीक है, ये फुल गुडविल है। नेट वर्थ मतलब शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, जिसके अंदर इंक्लूड होता है रिवॉल्यूशन प्रॉफिट,
तो सबसे पहले बारी बारी से इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग को किस में डालना है, गुडविल में डालना है। ध्यान देने वाले सब्सिडी के जो आइटम्स होते हैं वो दो जगह बढ़ते हैं। ये होल्डिंग कंपनी का है, एक होल्डिंग कंपनी में बढ़ेगा सब्सिडी का आइटम और एक एनसीआई में, जबकि जो होल्डिंग कंपनी के जो आइटम्स है वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी में ही रहते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ के आइटम्स को बांटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ के आइटम्स को बांटना है। तो सबसे पहले गुडविल आता है इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग, तो इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग में आपको 2 एनसीआई में बांटना है, तो सारा का सारा गुडविल के कॉलम में डाल दो। फिर आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल चूँकि सब्सिडरी का पार्ट है तो इसको हम होल्डिंग और एनसीआई दोनों में बांटेंगे। तो गुडविल के अंदर कितना पोर्शन जाएगा और गुडविल पोर्शन और एनसीआई के अंदर कितना पोर्शन जाएगा। अब आया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में ये रहा, इसको भी बांट दो एनसीआई और गुडविल कॉलम में। कंसोलिडेटेड में नहीं बांटना, कंसोलिडेटेड में रेस्ट ऑफ द आइटम्स जो है जो गुडविल नहीं आते वो कंसोलिडेटेड में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही गुडविल कौन कौन से जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग डल गया, शेयर कैपिटल हमने डाल दिया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डाल दिया। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में आपको यहाँ देखो रिवोल्यूशन प्रॉफिट भी तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही है ना, तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट को भी हम गुडविल कॉलम में और एनसीआई वाले कॉलम में डाल देंगे। और कुछ इन्वेंट्री गेन, ये भी रिवोल्यूशन गेन ही तो है ना, इसको भी हम डाल देंगे गुडविल और एनसीआई में। और कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब जो भी फिगर जो बच गई यहाँ पे जो गुडविल कॉलम में नहीं ले ली उसे कंसोलिडेटेड में और एनसीआई में बांट दो आपने, ठीक है, बांट दिया ठीक है। अब आते हैं नीचे। नीचे जो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट के डबल इफेक्ट्स होते हैं। इम्पेयरमेंट एक तो गुडविल में से लेस होगी क्योंकि ऑफकोर्स गुडविल की इम्पेयरमेंट है, तो अगर हमें लॉस हो तो पेंडल में भी तो हमारे लॉस ही होगा ना, पेंडल में उसको लॉस दिखाएंगे ना, तो पेंडल में से भी लेस कर दो कि भाई हमारा लॉस हो गया, इतने की गुडविल इम्पेयर होगी तो लॉस हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पे दिखाया हमने। फिर हमने सबको टोटल कर लिया। अगर कॉल अमाउंट नेगेटिव आती है गुडविल तो वो गुडविल है, क्योंकि गुडविल को हमने इधर नेगेटिव ब्रैकेट में दिखा रखा है, तो यानी ये गुडविल आ गई। कैपिटल रिजर्व नहीं, ये गुडविल है। कंसोल पेंडल का बैलेंस आ गया और एनसीआई का भी बैलेंस आ गया हमारा, ठीक है। फिर हमने बनाया नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं, सारे आइटम आते हैं अदर देन शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इधर जितने भी आइटम थे अदर देन शेयर होल्डर इक्विटी हमने सारे लिख दिए। फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर दी, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग, ये सब खाता निकालना कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सिर्फ पीपीई की दे रखी थी, इन्वेंट्री की भी दे रखी है, बट इन्वेंट्री की क्या हमने इन्वेंट्री में हमने प्लस माइनस नेट इफेक्ट 0 आना है, इसलिए हमने इसको दिखाया ही नहीं, ठीक है। सिर्फ हमने फेयर वैल्यू किसकी दिखाई है, बिल्डिंग की दिखाई है, यानी पीपीई की दिखाई है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिखाया, बस ये है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बैलेंस शीट बना लेनी है, सिंपल सारी चीज़ें बैलेंस शीट में एज इट इज़ आप डालो, आपका आ जाएगा, मैच कर जाएगा।